Hello everyone and welcome back. In today's video, we'll discuss this particular article. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there. And you will get notified about all the upcoming lessons. दोस्तों, ये आर्टिकल हमारा सेंसस से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में हर एक 10 साल में एक बार जनगणना होती है। जनगणना हर एक 10 साल में होती है। क्यों होती है? ताकि इससे हमारे देश में रहने वाले लोगों की संख्या पता चल सके, उनके एज होगी, उनका जेंडर हो गया, कितने डेथ्स हो रहे हैं, ये सारे आंकड़े अगर हमारे पास रहेंगे तो देश में कितने यंगस्टर्स हैं, कितने ओल्ड हैं, किसको किस तरह की सुविधाएं चाहिए, किस जेंडर के लोगों की संख्या कम हो रही है, एजुकेशन लेवल क्या है। जब ये सारी बातें आपकी पता चलेंगे तब आप देश में रहने वाले लोगों के प्रॉपर डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं और तभी जो है कि देश का विकास होगा। ये आर्टिकल सेंसस पर ही बेस्ड है। इसमें यह बताया गया है कि जनगणना जनरली हर एक 10 साल में हमारे देश में एक बार होता है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस बार ये जनगणना होने में थोड़ा देर हो गया है। राज्यों ने इस सेंसस को नहीं किया, इसके पीछे वो रीज़न यही दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो बार बार कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे थे, इसकी वजह से उनको डिले हो गया। इस प्रोसेस को बार बार पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट इसमें लिखा गया है कि अब ये कोई रीज़न नहीं है। ओमिक्रॉन का जो लास्ट वेरिएंट आया हुआ था 2022 के बिगनिंग में, वो भी ख़त्म हो चुका है लगभग। जो इसके इन्फेक्शंस से जो बढ़ने के चांसेस थे वो भी लगभग वैसे ही पड़ा हुआ है। मतलब कि अब लोगों को इसका प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है। तो अब आप ये एक्सक्यूज़ ना दें, क्योंकि अगर आप ये एक्सक्यूज़ देंगे, आप 10 साल पहले यानी आज के 11 साल पहले जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे अगर आज के टाइम पे आप अगर सरकार जो है देश की जनता के लिए कोई वेलफेयर स्कीम बनाती है तो वो आई थिंक उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो जनगणना 10 साल पहले का जो है वो आउटडेटेड आज के लिए होगा। आप मिड डे मील का प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स आते हैं जो कि जनसंख्या के बेसिस पे ही तो बनाई जाती है। जब वो है ही नहीं प्रॉपर, आज के 10 साल पहले का आप यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रॉपर जो है कि वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज आ रही है उन्हें चलाया जा सकता है। कोविड-19 पैंडेमिक 2019 में आई थिंक लोगों की डेथ भी हुई है अच्छी खासी, तो उस डेथ का भी एक प्रॉपर आंकड़ा होना चाहिए। आपको ये अनुमान जो मॉर्टेलिटी रेट रही है सब पता लगाना चाहिए। जब ये पता चल जाएगा तब जा करके प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है। तो ये आर्टिकल यही लिखा हुआ है, टाइम टू काउंट मतलब अब टोटल नंबर्स को काउंट करने का समय आ गया है। तो आर्टिकल है किस पे ये भी देख लें। द गवर्नमेंट्स डिले इन कंडक्टिंग सेंसस, जनगणना को आयोजित करने में जो डिले हुआ है इसके ऊपर ही ये आर्टिकल है। 10 जैन यानी आज का ही ये टॉपिक है। क्या दिया है? द सेंसस इज टू वाइटल फॉर द गवर्नमेंट टू डिले इट एनी फर्दर। मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। ये जो देखेंगे आप ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ये वाइटल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल, नेसेसरी। TOO ये एक एडवर्ब है। इस एडवर्ब का मतलब होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा। अगर इस TOO के आगे जो है आप कोई इन्फिनेटिव लगा देते हैं जैसे ये, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इतना ज़्यादा है कि आगे वाला काम किया नहीं जा सकता। जैसे मैं इसको एग्जांपल समझाऊं, अगर एक हिंदी का ऐसे लिखता हूं, यू आर टू पुअर टू बाई दिस बिग हाउस, यू आर टू पुअर टू बाई दिस बिग हाउस। इस तरह के स्टेटमेंट जो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम आर was were plus TOO adverb plus adjective generally followed by infinitive, ये रहा। इसका ये मतलब है ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा है कि ये वाली काम की नहीं जा सकते, यानी कि तुम इतने ज़्यादा गरीब हो कि तुम इस हाउस को खरीद नहीं सकते। तो ये पेपर में आते हैं कई बार क्वेश्चंस, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ टू रहेगा तो आगे दैट से जोड़ देगा, या टू रहेगा तो यहाँ सो लगा देगा, तो ये गलत रहेंगी सारी चीज़ें। अब आते हैं अपने में स्टेटमेंट पे। द सेंसस इज टू वाइटल, सेंसस मतलब जनगणना इतना ज़्यादा एसेंशियल है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है
ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो अब जो कुछ भी यहाँ पे आएगा, जैसे आपने कहा द गवर्नमेंट के बाद इन्फिनेटिव है, तो क्या द सेंसस इज टू वाइटल फॉर द गवर्नमेंट टू डिले इट एनी फर्दर। एनी फर्दर मतलब और आगे, मतलब ये है कि जनगणना करना इतना ज़्यादा आवश्यक होता है गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो इसे और ज़्यादा डिले करती है तो कर नहीं सकती। मतलब कि डिले किए जाने वाली ये चीज़ नहीं है, देर किए जाने वाली ये चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको डिले करते हैं, इसमें देर करते हैं, तो आपकी पॉलिसीज़ गड़बड़ा जाएंगी। जब गड़बड़ा जाएंगी तो लोगों के जो समुचित विकास की चीज़ें हैं, लोगों को प्रॉपर वे में रखने की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। इससे हमारे देश का जो विकास, जो डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, उसके चरमराने की कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसा ना हो, डिले ना करें, अब जनगणना पे आप ध्यान दें। आगे चलिए, वोकैब्स कुछ देख लीजिए यहाँ पे, जो मुझे लगा कि डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं आपके लिए। डीसेनियल का मतलब होता है कि हर एक 10 साल में घटित। आप लोग डेकेड बोलते हैं वर्ड ना, डेकेड, इसका मतलब होता है एक दशक, 10 वर्षों का समय, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो डेकेड हो गया, इसे सुना है, ये वही आपका लिखा है। डिसेनियल मतलब हो गया 10 वर्षों में एक बार होने वाला समय, एक बार होने वाली कोई घटना। सेंसस वही जनगणना ही है। ओवर स्टेट करने का मतलब होता है एग्जैजरेट करना, यानी किसी चीज़ के महत्व को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा करके बता देना। आगे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है आपका, लोगों की एज क्या है, लोग उम्र क्या है, लोगों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आपके लोगों के डेथ्स, बर्थ्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर हम करते हैं। वाइटल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल का मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है। अंडरपिन करना का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को सपोर्ट करना या फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। फ्रीज कर देना, किसी चीज़ को स्थिर कर देना, किसी चीज़ को जमा देना। इन्यूमरेशन मतलब क्या होता है, मतलब काउंट करके बताना, किसी भी चीज़ की संख्या को 1 बाई 1 काउंट करके बताना, इज कॉल्ड इन्यूमरेशन। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको अभी आगे पैसेज में दिखाई देंगे, तो मैंने पहले ही लिख दिया है। टू बी इन लाइन टू डू सो, ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है। ये बी का मतलब इसे मार है। अगर आप किसी के लिए बोलते हैं द स्टेट इज इन लाइन टू सपोर्ट द डेमोन्स्ट्रेशन, तो इसका ये मतलब है कि जो स्टेट है वो भी रेडी है, वो भी कतार में खड़ी है, ताकि वो आने जो भी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है उसको सपोर्ट कर सके। यहाँ देख लीजिए, अनड्यू मतलब होता है अननेसेसरी, अनुचित, अनुचित फायदा बोलते हैं ना, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट, इसका नाजायज फायदा, अनुचित फायदा मत उठाओ। आगे देखते हैं इसमें, साइट क्या हो गया। साइट का मतलब होता है किसी चीज को उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करना। वैलिडेट करना, टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, यानी कोई स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं तो उससे प्रूफ करना। एस्टिमेट्स का मतलब क्या हो जाता है, विवरण, अनुमान, अनुमान के तहत जो विवरण आप देते हैं उसे कहते हैं एस्टिमेट। मॉर्टेलिटी मतलब देख लीजिए, समय विशेष या स्थान विशेष में मरने वालों की संख्या, मृत्यु संख्या या मृत्यु दर, द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पीरियड ऑफ टाइम और इन वन प्लेस। इम्पिंज अपॉन या ऑन भी यूज कर सकते हैं आप। इसका मतलब ये होता है किसी चीज को अफेक्ट करना, प्रभावित करना, भले ही वो चीज अनवांटेड हो। मतलब कोई चीज है, जो घटना घटित होने वाली है, वो अनवांटेड है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव डालना, अगर ऐसा कोई सेंस देना हो तो आप ये फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, इम्पिंज अपॉन। डिलिमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज पे लिमिट लगा देना, उसकी संख्या में या वृद्धि में कंट्रोल कर देना। प्रोस्पेक्टिव मतलब लाइकली टू हैपन, कोई चीज जिसके होने की पॉसिबिलिटी है उसे हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव। अपोर्शन मतलब किसी को हिस्से में बांट देना, दिस इज अ वर्ब। अलैक्रिटी मतलब ईगरनेस, किसी काम को करने के लिए तत्परता को दिखाना, इसे कहते हैं हम अलैक्रिटी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस आर्टिकल पे, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डीसेनियली कंडक्टेड सेंसस कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी। जब कभी भी बी प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं तो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो जो उसका सब्जेक्ट होता है वो उसका डूअर नहीं, वो रिसीवर होता है। यहाँ पे ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सब इसके ऑब्जेक्ट के कंडीशन में ही आ जाएंगे। सब्जेक्ट क्या बनेगा, इंपॉर्टेंस, यानी जो महत्व है, किसका महत्व, जनगणना का। किस तरह की जनगणना का, आयोजित की जाने वाली, कब कब आयोजित की जाने वाली, डीसेनियली मतलब कि 10 वर्षों में एक बार की जाने वाली, आयोजित की जाने वाली जो जनगणना है, उसके महत्व को ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जैजरेट नहीं किया जा सकता। एज इट टैलीज, क्योंकि एज एक कंजंक्शन होता है, इस कंजंक्शन का मतलब क्योंकि भी होता है। अब इट कौन है, वही सेंसस, जनगणना। इट टैलीज, ये मिलान करती है, किसका, डेटा का,
किस तरह के डेटा का? ऑन सेवरल फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, यानी भारतीय जनसंख्या के बहुत सारे जो विशेषताएं हैं उन पर आधारित डेटा का ये मिलान करती हैं। जैसे कौन कौन सी बातें हो गई? सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, आप कंजंक्शन वगैरह जो मैंने पढ़ाया है वहां देखेंगे तो मिलेगा। जैसे कि किन किन चीज़ों का मिलान करती है, जैसे हो गया आपका बेसिक डेमोग्राफी, मतलब वही लोगों की डेथ, लोगों की बर्थ, लोगों में कितने तरह के डिजीज हुए, पूरी लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लिटरेसी लेवल, साक्षरता के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो। कास्ट से रिलेटेड स्टेटस क्या है? कास्ट से रिलेटेड स्टेटस की जरूरत इसलिए पड़ती है ना कि हमारे देश में कई सारी वो चीज़ें होती हैं, रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ हैं कि पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड लोगों को कुछ पर्टिकुलर सुविधाएं दी जाती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कैसे उनको बेनिफिट दिया जाएगा? तो जनगणना में यही है आपका कि ओवर स्टेट इसे नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं क्या कहते हैं कि जो डेटा है, इस डेटा का मिलान करती है इंडियन पॉपुलेशन के जो कई सारी विशेषताएं उनसे रिलेटेड डेटा का। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एजुकेशनल लेवल, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोगों को जॉब मिला है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। स्पोकन लैंग्वेज, उनकी भाषा क्या है, रिलीजन, धर्म क्या है, मैरिड है या अनमैरिड, व्यवसाय क्या करते हैं, एंड माइग्रेशन स्टेटस अमंग अदर्स। माइग्रेशन मतलब प्रवासन, एक जगह दूसरी जगह जाकर के रहने की प्रोसेस। इसमें क्या बोला गया कि जो ये सेंसस है, जनगणना, यही सब्जेक्ट है। इज आसान है, ये वर्ब हो गया, वाइटल एडजेक्टिव है। किसके लिए? टू, वाइटल टू, ये टू प्रीपोजिशन है, वाइटल टू समथिंग का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। मतलब जो सेंसस है, जनगणना है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, यानी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, उसमें जो जो काम किए जाने हैं, उस काम को सुचारू रूप से प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए भी सेंसस जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा हमारे देश में हमें पता ही नहीं है कितने लोग हैं, क्या एज के लोग हैं, क्या जेंडर हैं, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या लैंग्वेज है, तो दिक्कत तो इसमें भी आएगी ना, क्योंकि इस हिसाब से हम चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे। और क्या दिया हुआ है इसके लिए तो है ही, एंड प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम समझते हैं आप? सरकार जो है देश में लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम भी तो चलाती है। जैसे कि किसानों वगैरह के बारे में बात किया जाए तो उनको कुछ सालाना कुछ सरकार जो है कुछ बेनिफिट्स दे देती है। मिड डे मील वगैरह की जो स्कीम है, मील की जो बच्चों को खाना मिलता है वहाँ खाने के लिए, उसकी भी जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत ही आते हैं इस तरह की जो सुविधाएं जो लोगों को दी जाएँ। तो इसके प्रॉपर प्लानिंग के लिए भी वो जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्लानिंग ही नहीं रहेगी, जनसंख्या नहीं रहेगा, तो प्लानिंग ही नहीं हो पाएगी। किसी स्कूल में मान लेते हैं 500 बच्चे हैं, बना हुआ डेटा है उनके पास 250 बच्चों का, तो अब उसी के हिसाब से तो चीज़ें बनाई जाएंगी। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि जो मिड डे मील, यहाँ पे कमेंट करके नीचे आप बताइएगा मुझे कि आप जहाँ पे भी रहते हैं मिड डे मील के बारे में आप कितना जानते हैं, और इसमें जो सुविधाएं स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल लेवल पे पहुंचनी चाहिए, क्या वैसा वहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आखिर इसमें कमी किसकी है? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इसमें, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में जब आप जानेंगे तब कहीं जब बैठेंगे, इससे बातें होंगी तो आप कर पाएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कई बार एसेज लिखने को आते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें सही हैं सेंसस को लेकर के। तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में जब थोड़ा थोड़ा पता रहेगा, तब जा करके जो टॉपिक पे एसेज लिखने की बातें आती हैं वहाँ पे आपकी एनालिसिस अच्छा काम कर पाएगी। बिकॉज इंग्लिश में कहावत भी है, बूंद बूंद से घड़ा, हिंदी में कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इंग्लिश में क्या बनेंगे इसे? मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल। तो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से मिल जाए उन्हें हम सीखते हुए चलें। आगे देखते हैं सेंसस डेटा। ये देखिए आर लगा है वर्ब, ये जो डेटा वर्ड है ओल्ड इंग्लिश में सिंगुलर इसका हुआ करता था डेटम, बट आज के टाइम में डेटा ही सिंगुलर है, डेटा ही प्लूरल है। यानी हम इसे बोल सकते हैं कि जो ये सेंसस डेटा, ये जनगणना के पे बेस्ड ऑन जो डेटा है, ये आर लग गया, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? ऑल्सो क्रिटिकल, मतलब ये क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? एज कंजंक्शन है, क्योंकि दे आर, ये डेटा के लिए दे लगा है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल था तो यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि वे होते हैं, आर यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, डेटा यूज किए जाते हैं एज। अब यहाँ पे एज जो है आपका प्रेपोजिशन है, मतलब के रूप में, किसके रूप में? एक ढांचे के रूप में। किसके लिए? टू अंडरपिन अदर सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे समझते हैं, अंडरपिन का मतलब है सैंपल सर्वे को सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए है क्या इसमें, सैंपल मान लेते हैं कि जो सेंसस है, हमारे देश की आबादी 1 करोड़ है, ठीक है? तो सबसे तो कुछ बातें नहीं पूछी जा सकती,
मेजोरिटी कुछ पर्टिकुलर हम एक सैंपल तैयार करते हैं कि हमारे देश में इतने लोग हैं, इतने एज के लोग हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं कि इतने परसेंट लोगों से एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाए कि इतने परसेंट लोगों से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आइडिया लिया जाए। इससे हमें एक अनुमान लग जाएगा, मोटा मोटी एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाएगा कि आखिर लोग चाहते क्या हैं, उनका खुद का ओपिनियन क्या है। तो ये जो सैंपल सर्वे है, सैंपल सर्वे जो किया जाता है आपका, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव, यही सैंपल सर्वे जो है ना ऑफ द होल पॉपुलेशन, जो पूरी देश की आबादी है, इसके रिप्रेजेंटेटिव, इसका नेतृत्व करते हैं। इनमें से 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 10 लोगों को, 20 लोगों को निकाल लिया गया, उनसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया गया, सबके अपने अपने ओपिनियन आए। तो जिस रेशियो में वो ओपिनियन आया है, उसी रेशियो में मोटा मोटी अनुमान लगा के मान लिया जाता है कि सारे देश के लोग जो हैं भी मैक्सिमम लोग ऐसा ही सोचते होंगे। तो यही बोला गया कि सेंसस अगर प्रॉपर है तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे सेंसस के इंपॉर्टेंस को बताया है कि सेंसस अगर प्रॉपर होता है तो उसी डेटा को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक ढांचे के रूप में, ताकि हम जो ये सैंपल सर्वे हम लगा रहे हैं पूरे होल पॉपुलेशन का, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसको जो है कि मैनेज किया जा सके। आगे, द नेशनल सेंसस, जो राष्ट्रीय जनगणना होती है, इज यूटिलाइज्ड। देखिए फिर पैसिव बनाया ना, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, इसका उपयोग किया जाता है किसके द्वारा, डुअल, बाय इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज जो होती हैं उनके द्वारा भी, टू प्रोजेक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज वेल। यानी कि भाई जब किसी पर्टिकुलर देश की पॉपुलेशन आपको पता होगी, तब तो जाकर के पूरे वर्ल्ड की, जब हर एक देश की अपने सही सेंसस रहेगी तभी जाकर वर्ल्ड की पॉपुलेशन बनाई जा सकती है। जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन बनेगी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी तो होते हैं ना, जो पूरे देश के विकास के लिए एक दूसरे को योगदान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी ये जरूरी है आपके सेंसस। इंडिया हैज कंडक्टेड, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हैज कंडक्टेड, इंडिया ने कंडक्ट कर दिया है। क्या किया है, कैसे कैसे कंडक्ट करती रही है अब तक सेंसस, जनगणना को एवरी 10 ईयर्स, हर एक 10 सालों पे की रही है। कब से, सिंस 1881। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 1881 लिखा गया है, 1881 से, ये जो सिंस लिखा गया है यहाँ पे, ये आप लोगों में से अगर कोई सोचता है कि फ्रॉम आएगा, पेपर में जनरली करके आ जाता है, तो ये गलत होगा। सिंस प्रिफरेबल है, क्योंकि सिंस का हम यूज तब करते हैं जब पास्ट के टाइम को और प्रेजेंट के टाइम को दोनों को जोड़ना हो। तो सिंस पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों को बताता है। तो यहाँ पे क्या बोला, अब तक की बात हुई है। अगर सिंस लग गया और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लग गया, तो इसका मतलब है कि पास्ट में उस समय से लेकर अब तक जो है हर एक 10 साल पे जो है ये करती रही। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जनरली एवरी के तुरंत बाद, एवरी के बाद हम जो है नाउन यूज करते हैं, वो सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन एवरी के बाद अगर कोई नंबर आ जाए तब ये इस नंबर के अकॉर्डिंग ये नाउन का जिक्र होता है। समझ में आई बात? आई रिपीट, अगर ये ऐसे सिर्फ लिखा हुआ होता एवरी ईयर्स, तो ये गलत होता, तब ये गलत होता, तब एवरी के अकॉर्डिंग ये ईयर ही होगा, क्योंकि तब एवरी डिटर्मिनेंट इसके लिए माना जाएगा। लेकिन जब एवरी के बाद कोई नंबर आ जाए तो ये नंबर अगर मोर देन 1 है तो ये मोर देन 1 हो जाएगा। ये रहा। ओनली 2021, सिर्फ 2021 ही ऐसा है। थोड़ा आगे देख लीजिए, अब इसके बारे में बताएगा। कॉमा यहाँ है तो कहीं ना कहीं कॉमा खत्म हुआ होगा। ये रहा, कौन सा ईयर है, अ पैंडेमिक अफेक्टेड ईयर, महामारी से प्रभावित वर्ष, साल, पैंडेमिक आ गया, मतलब कि 2021 के बारे में बता दिया गया। यानी कि सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ पे है, सिर्फ 2021 ही ऐसा साल था। ये क्या बोल गया, एन एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो चीज जनरल पैटर्न को फॉलो ना करे। यहाँ पे किस जनरल पैटर्न की बात की गई है, यहाँ पे द जनरल पैटर्न इज दिस कि एवरी 10 ईयर्स में इस समय से लेकर के ये सेंसस किया जाता है, लेकिन 2021 उसका एक्सेप्शन है, मतलब इस बार वैसा नहीं हो पाया। एज, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि द एक्सरसाइज, जो अभ्यास है, ये जो जनगणना का अभ्यास, वॉज पोस्टपोन, पैसिव है ना, इसको टाल दिया गया आगे के लिए। विद द डेडलाइन for freezing of boundaries further extended to June 30, 2023. The census can effectively be conducted only some months after this event. अब देखिए, इस लाइन में लिखा गया है दिस इवेंट, इस पर्टिकुलर इवेंट के होने के बाद ही क्या किया जा सकता है, आफ्टर दिस इवेंट, इस इवेंट के बाद, some months, only some months after this, ये दिस इवेंट्स, केवल कुछ महीने, मतलब जब ये कुछ महीने हो जाएंगे, उस महीने के, किस कुछ महीने के, किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है। उस पर्टिकुलर, अभी वो इवेंट हमें पता नहीं है कौन सा, देखिए उल्टा लेके चल रहा हूं, सीधा आ जाएंगे। बी कंडक्टेड, बी कंडक्टेड पैसिव वॉइस है, बी कंडक्टेड का मतलब आयोजित किया जा सकता है। क्या आयोजित किया जा सकता है, जनगणना को कैन इफेक्टिवली, ये एक एडवर्ब है, प्रभावी रूप से आयोजित किया जा सकता है
किसी पर्टिकुलर इवेंट के कुछ महीने के बाद ओनली, मतलब कि जब ये होगा उसके बाद ही किया जा सकता है। अगर ये इवेंट नहीं होता है तो जनगणना भी कायदे से नहीं किया जा सकता। तो कौन सा इवेंट है, आइए आगे यहां देख लीजिए, यहां कॉमा लगाए ना, यहां से आ जाइए विद। याद रखिएगा कि अगर कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से होती है तो ये प्रेपोजिशन के आगे जितने भी टर्म्स आते हैं वो आपके बन जाते हैं उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो देखिए कॉमा कहां आया है, तो जहां पर कॉमा आएगा वहीं से मेन सेंटेंस हमारा शुरू होगा। जैसे ये बोला गया कि जनगणना को इफेक्टिवली कंडक्ट आयोजित किया जा सकता है ओनली सम मंथ्स आफ्टर दिस इवेंट, इस पर्टिकुलर इवेंट के कुछ महीनों के बाद ही किया जा सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो वो भी इफेक्टिवली नहीं किया जा सकता। तो किस इवेंट की बात हुई है, वो विद प्रेपोजिशन से लेकर के यहां तक के लिए। आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते होंगे, एक एग्जांपल दूंगा बढ़िया सा, समझ में आपको अच्छा आएगा। क्रिकेट मैच में आप क्या देखते होंगे कि जनरली जब कमेंट्री होती है तो वहां पर लोग बोलते हैं ना, बॉल को इस तरीके से छक्का मारने के साथ ही सचिन तेंदुलकर ने खिताब को अपने नाम कर लिया। बॉल को छक्का मारने के साथ ही हो गया। अब आगे कॉमा सचिन तेंदुलकर सब्जेक्ट है, वही है, के साथ ही, तो विद आ गया ना। विद द डेडलाइन मतलब समय सीमा किसकी, फॉर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज। फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज ही वो इवेंट है, मतलब जैसे कि हाउसिंग वगैरह का पता लगाना, बहुत सारे इवेंट्स उसके अंदर आते हैं। जब वो काम कर लेंगे तो उसके बाद जो है जाकर के किया जा सकता है। तो यही बोला गया इसमें कि विद द फ्रीजिंग डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज फर्दर एक्सटेंडेड का मतलब यह है कि जो आगे, एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना, मतलब और आगे बढ़ा दिया गया। कहां तक, टू जून 30 2023। जैसे कि अभी आज क्या है, जनवरी है ना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अभी भी 5 महीने के बाद का समय है, 5-6 महीने बाद का समय। तो यानी कि ये जो फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज है इसकी डेडलाइन यहां तक कर दी गई। तो जब तक ये फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज, जो भी एक्टिविटीज उसके अंदर होते हो वो पूरा नहीं होगा, वो इवेंट्स नहीं पूरे आपके हो जाते हैं, तब तक जो है जनगणना वाला काम नहीं किया जा सकता। एक बात तो ये रही, अच्छा सेंटेंस था यहाँ पे, तो ये ध्यान दीजिएगा, विद से अगर सेंटेंस कभी शुरू हो तो वो जहां तक कॉमा आ नहीं जाता या प्रेपोजिशन शुरू हो तो कॉमा आ नहीं जाता, तो उसके आगे वाला सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, मतलब मेन सेंटेंस। आगे सेंसस मतलब जनगणना की गणना, इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि एक एक करके सबके नंबर को काउंट करना, टू काउंट द नंबर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वन बाय वन। तो गणना कह लेते हैं हिंदी में, जनसंख्या की गणना क्या बन जाएगा, इज प्रीसीडेड मतलब आती है, क्या आती है, बाय एक्टिविटीज, प्रीसीड करती है, बाय एक्टिविटीज सच एज हाउस लिस्टिंग, मतलब जनगणना जो है उसकी गणना प्रीसीड करती है किसके, इज प्रीसीडेड बाय एज हाउस लिस्टिंग, यानी ये हो जाएगा तब जाकर दूसरा वाला काम होगा। मोस्ट स्टेट्स, अब सब्जेक्ट है ये, कई सारे राज्य हैं, प्लूरल है, इसके बाद बन गया ये वर्ब। जो कई सारे राज्य हैं वो थे क्या, इन लाइन टू बिगिन। अभी ये वाला हम लोग था बी इन लाइन टू डू समथिंग था ना, इसका क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर काम को करने के कतार में लगे रहना, मतलब रेडी होना कि हम करने को तैयार हैं। तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो थे क्या, शुरू करने के, टू बिगिन के कतार में लगे हुए थे, दिस क्या, जनगणना इन अर्ली 2020, यानी 2020 के शुरुआत में ही कुछ राज्य ऐसे थे कि जो लोग की इस काम को करने के, जो भी जनगणना से रिलेटेड एक्टिविटीज थे उनको करने के लिए वो रेडी थे, बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक हिट। बिफोर द कोविड, अच्छा इस सेंटेंस खत्म हो गया, इसके आगे अब क्या बोला गया यहाँ से, बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक हिट, यानी कि ये जो क्या बोलते हैं इसमें कि जो 2019 में जो कोरोना वायरस आया था, हिट मतलब झटका, जो झटका लगा था उसके पहले उन्होंने तैयारी कर ली थी कि 2020 में हम लोग जो है शुरुआत में अपना ये सारे काम जो है करना शुरू करेंगे। लेकिन बट द रिपीटेड पोस्टपोनमेंट, रिपीटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, बार बार मतलब पुनरावृत्ति होती रही, किसकी, पोस्टपोनमेंट मतलब किसी काम को टाले जाने की, काम को डिले करने की, लेकिन जो बार बार डिले होता रहा, एंड कॉन्सिक्वेंटली ये बीच में आ गया, और परिणाम स्वरूप इसका क्या निकला, द अनड्यू डिले मतलब कि अननेसेसरी का जो डिले हो गया इन द सेंसस, जनगणना में किस शुरुआत, कमेंसमेंट एक नाउन है यहाँ पे, इसका मतलब है शुरुआत करना, लेकिन जो बिना मतलब का डिले हुआ, जो देर हुआ जनगणना के शुरुआत में, ये क्या करेगी, विल सीवियरली मतलब बहुत ही कठोर रूप से, विल अफेक्ट ये वर्ब है उसका, वो फ्यूचर की बात हो रही है, प्रभाव डालेगी किसकी, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता,
टू मेक समथिंग अवेलेबल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग अवेलेबल। वाइटल इंफॉर्मेशन, जो बहुत ही एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनके अवेलेबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डालेगा। किस पे? ऑन पॉपुलेशन नंबर्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड अदर लोअर लेवल्स। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉपुलेशन क्या है, कुछ लोअर लेवल पे पॉपुलेशन, जिला एंड उपजिला स्तरीय स्तर पे जो भी छोटे जिला स्तर पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जनसंख्या के नंबर्स हैं, लोगों के जो की पॉपुलेशन है, उसकी जो प्रॉपर जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन की उपलब्धता है, ये उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि जिस टाइम पे हमको चाहिए उस टाइम पे हमें नहीं मिलेगा। ये रहा पहला पैराग्राफ। ये आर्टिकल पढ़ के आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताइएगा जरूर। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट्स में देख रहा हूँ, और काफ़ी मैं भी मोटिवेटेड हो रहा हूँ पढ़ाने के लिए। ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी फैली है, हैज़ बीन साइटेड, ये पैसिव है, इसको एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है एज ए रीजन, जो कि किसी कारण को रेफर कर रहा है। क्या? फॉर द डिले। यानी जो पैंडेमिक 2019 में अभी आई थी, 20 में 21 में कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता ही रहा उसका, उसको उदाहरण के तौर पे एक रीजन दिया जा रहा है कि इस वजह से डिले हुआ। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है द फैक्ट, ये सब्जेक्ट है। अब इसके फैक्ट के बारे में आगे बताएगा, तो ये सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं वर्ब तो आया ही होगा। मजे की बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसे थोड़ा पतला कर लेता हूँ मैं, मोटा लग रहा है। हाँ देखिए द फैक्ट, अब क्या है वो फैक्ट? दैट, कि जो लॉकडाउन्स एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, लॉकडाउन फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए थे कि लॉकडाउन के टाइम पर लोग एक दूसरे से दूरियां बना कर रखेंगे। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के टाइम पर जनगणना का काम तो पॉसिबल था ही नहीं। जो नॉर्म्स हैं पूरा वहां से लेकर लॉकडाउन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है, आर, अब ये प्लूरल हो गया, वर्ब भी, नाउ, अब ये क्या है? अ थिंग ऑफ द पास्ट, मतलब ये पुरानी बात हो गई है। मतलब जो फैक्ट है, जो तथ्य है वो ये कि लॉकडाउन का जो आप हवाला दे रहे हैं, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म का हवाला दे रहे हैं, अब ये पुरानी चीजें हो चुकी हैं। एंड अगला, इन्फेक्शन लेवल्स इन द कंट्री, ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेपोजिशनल फ्रेज है इस सब्जेक्ट के लिए, फिर ये वर्ब है, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और जो इन्फेक्शन का लेवल है, हैव रिमेन्ड, रिमेन का मतलब होता है टू मेंटेन ए स्टेट, रिमेन का मतलब होता है टू मेंटेन अ स्टेट, रिमेन का मतलब क्या हो गया? टू मेंटेन ए स्टेट। और जो इन्फेक्शन का लेवल है हमारे देश में वो बना हुआ है रिलेटिवली लो, रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली लो का मतलब क्या बन गया आपका कि कोरोना में जो 19 वाला जो कोरोना आया था, तो मार्च में जो लगा था 22-23 मार्च को जो लॉकडाउन, उसके बाद जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसके हिसाब से बहुत ही लो है, बहुत कम हो चुका है। एवर सिंस द लास्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओवर सिंस द लास्ट मतलब कब से? एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब क्या है कि ओमिक्रॉन का जो अंतिम वेरिएंट आया था, वेव हैपेंड इन अर्ली 2022, यानी कि 2022 के शुरुआत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम सुना होगा, कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया, जो वेव की जो लहर आई थी वो पिछली बार उस समय से लेकर के अब तक, राइटर ने अभी लिखा है ना, तो जो इन्फेक्शन का लेवल है वो बड़ा ही लो हो गया है। और जो आप लोग लॉकडाउन, जो सरकार जो है लॉकडाउन और ये फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का जो हवाला दे रही है बार बार, अब ये पुरानी चीज हो चुकी है, तो अब इस पे मत ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ब आया हुआ है सजेस्ट, इसका मतलब इंडिकेट्स या हिंट्स, ये सिंगुलर है ना, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो लॉकडाउन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का वर्ब हो गया आर। यहाँ अगर हम आगे आ जाएं तो ये जो दिया हुआ है पास्ट थिंग एंड इन्फेक्शन लेवल्स, ये सब्जेक्ट है, ये हैव रिमेंड आपका वर्ब है, तो इस वाले सब्जेक्ट का वर्ब हो गया। अब ये पूरा से पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसका डिस्क्रिप्शन यानी एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, देखिए सजेस्ट है, यानी कि जो फैक्ट है ये सारी बातों का ये इंडिकेट करता है क्या कि दैट दिस इज नो लॉन्गर अ वैलिड एक्सक्यूज, कि अब ये जो रीजन थे, जो एक्सक्यूज थे, अब ये नो लॉन्गर मतलब नॉट एनी लॉन्गर का मतलब होता है कि अब ये नहीं है, अब ये कोई वैलिड, कोई मतलब कि एक प्रॉपर, एक सही एक्सक्यूज नहीं है। अब इस बहाने को देने की कोशिश मत कीजिए। इनफैक्ट किसी बात को स्ट्रेस करने के लिए, वास्तव में जो सेंसस का डेटा है, जनगणना का जो भी डेटा हमारे पास है, शुड वैलिडेट, शुड वैलिडेट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, यानी अगर किसी बात को आप कह रहे हैं तो उस बात को एग्जाम्पल या फैक्ट्स के थ्रू प्रूव करना कि हाँ वो क्यों सही है या फिर वो क्यों गलत है, इस बात को वैलिडेट करना। तो इनफैक्ट जो ये जनगणना है, इसकी जो डेटा हमारे पास है, ये वैलिडेट करना चाहिए। किस बात को प्रूव करना चाहिए? दैट द वेरियस एस्टिमेट्स,
जो वेरियस, जो विभिन्न प्रकार के जो ये विवरण है, जो आंकड़े हैं अनुमान के बेसिस पे, किस पे? ऑन मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब क्या? मृत्यु दर पे बेस्ड ऑन एक्सेस डेथ्स एनालिसिस। देखिए एनालिसिस लिखा है ना, ES। कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं जैसे कि एनालिसिस, एक्सेस, बेसिस, सुने होंगे आपने ये वर्ड्स। क्राइसिस, ओवसिस, ये आए वाले सब फॉरेन वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं, सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में लिखे गए हैं, इनको जब हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो ये जो आय है ये ई में बदल जाता है, एनालिसिस हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। एक्सिस का एक्सेस, बेसिस का बेसिस, आधार होता है। क्राइसिस का मतलब वही संकट, क्राइसिस, है ना। ओएसिस का ओएसिस, ओएसिस क्या होता है? ओएसिस क्या होता है पता क्या? रेगिस्तान में वो जगह जहाँ पे लोग निवास करते हैं। लोग कहाँ निवास करेंगे? जहाँ पेड़ पौधे हो, जहाँ पानी हो, यानी रेगिस्तान मरुस्थल की वो जगह जहाँ पे पानी और पेड़ पौधे हो, जहाँ लोग निवास करते हो, उसे ओएसिस कहेंगे। अच्छा, ऐसे एक वर्ड और भी है, थेसिस, रिसर्च रिपोर्ट। इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा थीसिस। एक वर्ड होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है हाइपोथेसिस। ये रहा आपका। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, डेथ एनालिसिस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोरोना की जो ये महामारी आई थी, इसके दौरान जो विश्लेषण है किससे रिलेटेड? एक्सेस डेथ्स, यानी अतिरिक्त मौतें जितनी होनी चाहिए, जितनी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मौतें हुई हैं, उस पर आधारित जो ये मॉर्टेलिटी, जो मृत्यु दर का जो एक विभिन्न प्रकार के जो एस्टिमेट्स आप दे रहे हैं, सेंसस उस बात को वैलिडेट करना चाहिए। वैलिडेट करना चाहिए कि मतलब कि उसमें मौतें कुछ ज़्यादा हुई हैं तो उसका प्रॉपर विवरण आपके पास होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने इन तथ्यों के बेसिस पे किया है, ये इसके रीज़न है, यानी ये जनगणना गड़बड़ नहीं है। ऐसा ना हो कि मरे कम लोग हैं दिखा दिया ज़्यादा लोगों को, मरे ज़्यादा लोगों को दिखा दिया कम लोगों को, तो दोनों ही केस में पॉलिसीज गड़बड़ा जाएंगी। सेंसस, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गया। अच्छा, आइए एक और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ऑल्सो, अच्छा इसके आगे भी है, इट इज इंपरेटिव, इट इज इंपरेटिव, इट इज मतलब ये भी इंपरेटिव है। इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सेंटेंस को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटेंस थोड़ा गलत हुआ है ग्रामेटिकली, तो मैं पहले समझा दूँ तब आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, माई फादर told me that my father told me that Ram go there। एक काम करते हैं, इसे ना बनाकर दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। माई फादर asked him that he go there by bus। ठीक है ना, you go there by bus। अब हो सकता है कि ये जो सेंटेंस है आप लोग इस गो की जगह पर शायद कुछ लोग बोले वेंट हो, शायद कुछ लोग बोले गोज हो, शायद कुछ लोग बोले हैड गॉन हो, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी सही है, ये सेंटेंस सही था। इसका ये मतलब है कि मेरे पिताजी ने उससे कहा कि वो जाए। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये बोला गया है सामने वाले को कोई काम करने के लिए। जब सामने वाले को कोई काम करने के लिए कहा जाता है जो कि जिस वक्त बोला गया उसके आगे करना है, तो ये मूड का पार्ट बनता है। मूड, ये कौन सा मूड है? कई तरह के मूड होते हैं सेंटेंसेस के, जो मैं कभी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा यूट्यूब पे, इसकी वीडियो अभी मैंने नहीं बनाई है। तो ये ध्यान रहे कि जैसे कि मैंने बोला कि माय फादर आस्क्ड हिम दैट, मेरे पिताजी ने उससे कहा, तो भाई जो काम कहा होगा वो तो आगे ही करना होगा। उससे कहा कि तुम ये काम करो, तो जब तुम ये काम करो तो ये जो भी वर्ब हम यहाँ पे यूज करें, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, तो ये कब होगा? कोई भी काम कि जब हमने अभी कहा और आप आगे करो। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा, द वर्कर्स, इसको भी देखिएगा, अगर लगेगा कि आगे करना है तो हमेशा आप बेस फॉर्म में यूज करेंगे। द वर्कर्स डिमांडेड, ठीक है ना।
दैट। अच्छा, वर्कर्स ने डिमांड किया, तो जो डिमांड किया है, जो चीज़ हो चुका होगा उसकी डिमांड तो किया नहीं होगा, जो चीज़ नहीं हुई होगी डिमांड तो उसी का किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। अब मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा, उसे आप करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। द वर्कर्स डिमांडेड दैट द मैनेजर डैश। या काम करते हैं ना, मैं डायरेक्ट इसके ऑप्शन लिख देता हूं, थोड़ा और ऊपर कर देता हूं इसे मैं। द मैनेजर ए was suspended. B, the manager are suspended. C, is suspended. D, B, सस्पेंडेड। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए अगर नया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा, तो ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बीच बीच में जो ऐसे टर्म्स का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो आगे और बढ़ा दिया जाएगा और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अदरवाइज जैसे चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो अब जैसे कि डिमांड यहाँ पे किया गया, तो आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? हो सकता है कि आप में से कोई ये बोले, कोई ये बोले, कोई ये बोले, ये कोई ना बोले। तो जब इसको कोई नहीं बोलेगा तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। ये बी सस्पेंडेड होगा, पैसिव वॉइस का था। जैसे मैंने बोला कि द वर्कर्स डिमांडेड दैट, वर्कर्स ने डिमांड किया कि मैनेजर को सस्पेंड कर दिया जाए। तो जब बोला गया, जब डिमांड किया गया, उसके बाद ही चाहा गया ना सस्पेंड कर दिया जाए। जब उसके बाद ही चाहा गया सस्पेंड कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि बेस फॉर्म ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बी सस्पेंडेड। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया कि इट इज इंपरेटिव, इट इज इंपरेटिव, आया ये। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी। ये सारे जब टर्म्स हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इससे ये मतलब है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा हमें आगे करना चाहिए। और आगे अगर आप कोई क्लॉज यूज करते हैं तो वर्ब की वहां पे बेस फॉर्म यूज करेंगे, तब जाकर के वो सेंटेंस सही होगा। अब यहां देखते हैं आगे जरा कि इट इज इंपरेटिव आ गया, यानी बेस फॉर्म में यूज करना है। क्या इंपरेटिव है? दैट कि डिकेडल चेंजेस, अब यही सब्जेक्ट है। डिकेडल चेंजेस का मतलब क्या हो गया? जो 10 वर्षों में होने वाले परिवर्तन है वो कहाँ? इन इंडियाज डेमोग्राफी। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, यानी कि अभी वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वर्ब आएगा। चेंजेस फ्रेज हो गया। डेमोग्राफी, तो व्हाट काइंड ऑफ डेमोग्राफी? रिलेटेड टू अर्बेनाइजेशन। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है पूरा का पूरा, एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब कि डेमोग्राफी विच इज रिलेटेड टू, यहाँ जो विच इज क्लॉज था उसको विच इज को हटा करके यहाँ फ्रेज बना दिया गया। विच इज रिलेटेड टू अर्बेनाइजेशन, जो शहरीकरण से रिलेटेड जो डेमोग्राफी है उसमें जो 10 सालों में चेंजेस हुए हैं वो, और माइग्रेशन ऑफ पीपल अक्रॉस स्टेट्स। माइग्रेशन ऑफ पीपल जो है, लोगों का जो आवागमन, ये जो प्रवासन हुआ इधर से उधर पूरे राज्य भर में, उसका जो पूरा डेटा है। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या बन गया? रिलेटेड टू से लेकर के यहां तक इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। इंडियाज डेमोग्राफिक रिलेटेड टू, जो भी चेंजेस हुए हैं सारे के सारे, ये चेंजेस सब्जेक्ट है और इसका वर्ब यहाँ पे आ गया है। जब इसका वर्ब यहाँ आ गया तो आपको लगता होगा प्लूरल है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन वहां लिखा है इट इज इंपरेटिव। अगर वहां पे इट इज इंपरेटिव है तो दैट डिकेडल चेंजेस बी कैप्चर्ड एडिक्वेटली। बी ये होना चाहिए था, बी कैप्चर्ड एडिक्वेटली, मतलब कि पर्याप्त रूप से सही ढंग से उनको भी कैप्चर किए जाने की आवश्यकता है। वेलफेयर स्कीम्स, जो भी आप कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं, सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। सच एज का मतलब होता है फॉर, उदाहरण के तौर पे, जैसे कि द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मतलब कि जो वेलफेयर स्कीम है यही सब्जेक्ट है। अब इसका उदाहरण दे दिया कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी सिस्टम है, जो भी ये योजना है, किसके अंतर्गत? अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये डिपेंड करती है, यही वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये होगा। वेलफेयर स्कीम्स डिपेंड ऑन पॉपुलेशन एस्टिमेट्स। इस तरह के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पे ही आधारित हैं, यानी कि जनगणना जो आप करते हैं वो किसी भी रूप में होना चाहिए प्रॉपर टाइम पे, अदरवाइज इस तरह के जो स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम से जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। एंड आगे भी दिया, एंड द गवर्नमेंट कंटिन्यूज, सब्जेक्ट सिंगुलर है, गवर्नमेंट लगातार किए जा रही है क्या? टू रिलाई ऑन। टू रिलाई के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये एक आपका कौन सा वर्ब है? फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू डिपेंडेंट होना, टू बी डिपेंडेंट, किसी पर निर्भर होना। किस पे है? सेंसस
2011 यानी 2011 के ही आंकड़ों पर जो जनगणना है गवर्नमेंट आज भी उसी पे काम कर रही है, तो ये तो अब आउटडेट हो गया ना। विच इज नाउ, जो कि ये जो आंकड़े हैं 2011 वाला नाउ क्लियरली आउटडेटेड, ये पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, अब इसका यूज नहीं है, अब हमें नई जनगणना करनी चाहिए। इंटर स्टेट का मतलब जो एक राज्य दूसरे राज्य, मतलब एक राज्य दूसरा राज्य, मतलब कई राज्यों के बीच में। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब मैं फिर से कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप मुझे जरा बताइएगा कि इस तरह के एक्सप्लेनेशंस बीच बीच में पसंद हैं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे आइडिया मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं आइडिया मिलेगा। पार एक वर्ड है, इसका मतलब होता है इक्वल। ITY लगा देने से किसी भी वर्ड के एंड में दिखता है तो नाउन होता है, तो ये बन जाता है पैरिटी। इसका मतलब, ये नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा इक्वालिटी। समझ में आई बात। अब इसी पैरिटी में अगर हमने डिस लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, तो डिस का मतलब होता है नॉट, तो पैरिटी का क्या बन जाएगा, डिस पैरिटी, मतलब कि जो इक्वल ना हो, विच इज नॉट इक्वल, विभिन्नताएं, ये भी नाउन है। पार के साथ अगर आपने एट प्रीपोजिशन लगाया तो इसका मतलब बनेगा एट पार। एट पार का मतलब होगा एज पर एक्सपेक्टेशन। दूसरा मैंने प्रीपोजिशन लगा दिया बिलो पार, ये बन जाएगा बिलो एक्सपेक्टेशन। तीसरा बन जाएगा अबव पार। ये तीन काफ़ी यूज में आते हैं, इन्हें जानते रहिए, वोकैब बिल्डिंग में भी काफ़ी हेल्प होगी इससे आपको। अबव पार का मतलब होता है अबव एक्सपेक्टेशन, मतलब जितना उम्मीद किया आपने उससे ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो अबव पार, एक्सपेक्टेशन से कम है तो बिलो पार, एक्सपेक्टेशन जितना किया उतना ही है तो उसे हम बोलेंगे एट पार। पार मतलब इक्वल, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, डिस्पैरिटी मतलब जो इक्वल ना हो, विच इज नॉट इक्वल, मतलब विभिन्नताएं। अब हम आते हैं पीछे, यहां दिया हुआ है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, ये जो विभिन्नताएं हैं, जो इक्वालिटी नहीं है, अलग अलग जो चीजें हैं, किसमें, इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। ये पूरा का पूरा फ्रेज है प्रीपोजिशन के बाद आने की वजह से, यानी कि ये जो वर्ब है, सॉरी, ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब बनेगा यहाँ पे कुड ऑल्सो, मतलब जो डिस्पैरिटीज हैं ये क्या बनेगा, कुड ऑल्सो, ये भी कर सकती है क्या, इम्पिंज अपॉन। इम्पिंज अपॉन का मतलब होता है टू अफेक्ट समथिंग दैट इज अनवांटेड, मतलब ये प्रभाव डाल सकती है। किस पे प्रभाव डाल सकती है, ये बहस की जाती है, जो तर्क वितर्क किए जाते हैं उनके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। तो कैसा प्रभाव डाल सकती है, जो नहीं पढ़ना चाहिए। टू इम्पिंज अपॉन या इम्पिंज ऑन समथिंग का मतलब यही ना है कि टू अफेक्ट समथिंग दैट इज नॉट वांटेड, यानी कि ऐसे डिबेट्स जो बहस होते हैं उन पे ये प्रभाव डाल सकती है और ऐसा प्रभाव डाल सकती है जो नहीं होना चाहिए। तो किस तरह के डिबेट्स पर, ऑन द प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब लाइकली टू हैपन, जिसके होने की संभावना है, पॉसिबल है। प्रोस्पेक्टिव जो भविष्य में होने वाला है। डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टरल बाउंड्रीज, चुनावी प्रक्रिया जो होती है, जो चुनावी हदें होती हैं, बाउंड्री मतलब हद ही तो होता है किसी चीज का, जो चुनावी हदें होती हैं, डिलिमिटेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ लिमिट समथिंग, किसी का दायरा बनाना, यानी जो चुनावी हदें हैं उनके दायरा बनाने की जो संभावनाएं हैं उस पर। और अपोर्शन का मतलब क्या होता है, किसी बंटवारा करना किसी चीज का, टू डिवाइड समथिंग। तो सीट्स अक्रॉस द स्टेट, राज्यों में, पूरे राज्य, अक्रॉस द स्टेट का मतलब पूरे राज्य भर में, अक्रॉस द कंट्री का मतलब पूरे देश भर में। तो राज्य भर में सीट्स का जो बंटवारा है वो, और जो चुनावी दायरे हैं, चुनावी हदें हैं, उन पे जो दायरा लगाने की जो संभावनाएं हैं, उससे रिलेटेड जो बहस हम करते हैं कि ठीक है ये हमारा राज्य है, इसमें इतने लोग हैं, इतने सीट्स देने हैं, इनके पास इतनी सीट होनी चाहिए, इसके लिए वो बंदा होना चाहिए, ये चुनावी हदें होनी चाहिए, ये सब पॉपुलेशन के बेसिस पर ही तो होगा, उसी के हिसाब से पुलिस फोर्स वगैरह सबका डिसीजन लिया जाता है। तो इनसे रिलेटेड जो बहस होने वाले हैं उन बहस पे भी ये बुरा प्रभाव डाल सकती है। यानी ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, ये डिस्पैरिटी जो है, जो भी चीजें हैं, ये पूरे आंकड़े आपके पास होने चाहिए। आगे कंसीडरिंग, अब क्या कंसीडरिंग, दीज मतलब इन सारी चीजों को विचार करते हुए, एंड अदर इम्परेटिव्स। अदर इम्परेटिव्स का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी नेसेसरी थिंग्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिवार्यताएं, अनिवार्य होना। मतलब कि इन सारी चीजों पर विचार करते हुए अदर इम्परेटिव्स, और दूसरे जो अनिवार्यताएं हैं किसके लिए, फॉर, प्रीपोजिशन आ गया, फॉर द स्मूथ प्लानिंग,
स्मूथ प्लानिंग करने के लिए, बिल्कुल सरल जैसे गर्मा गर्म पराठे पे मक्खन, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए, और जो क्रियान्वयन कर रहे हैं किसका, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर एंड स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट फॉर गवर्नेंस, प्रशासन को प्रॉपर रूप में चलाने के लिए जो भी प्रशासनिक काम है, जो भी प्लानिंग है, जो भी क्रियान्वयन है, मतलब एक्ट में लाने की जो चीज़ें हैं, जो भी उससे रिलेटेड अनिवार्य चीज़ें हैं वो, और ये सारी बातों पे विचार करते हुए आगे क्या दिया गया है कि द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि यही वाला सब्जेक्ट क्या है, इसका भी सब्जेक्ट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको मस्ट करना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन है क्या, शो दिखाना चाहिए, अलैक्रिटी मतलब क्या बन जाएगा आपका, तत्परता, ईगरनेस, उसको तत्परता दिखानी चाहिए इन कमेंसिंग, कमेंस मतलब टू स्टार्ट, टू बिगिन, शुरू करने में किस चीज को, कंसेंसस को। तो ये आर्टिकल कैसा रहा, ये तो ऑथर का व्यू था। आपका क्या ओपिनियन है इस आर्टिकल को लेकर के, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स का में क्यों बताइएगा, इससे मुझे आइडिया लगेगा कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं। एक भी बच्चा अगर कमेंट मारता है तो इससे मुझे लगेगा कि हाँ किसी ने पूरा देखा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो ये 2019, 2020 और 2021 में जो ये कोरोना के प्रभाव रहे, इसकी वजह से अगर सेंसस यानी जनगणना का काम हिंडर हुआ है, बाधित हुआ है, तो क्या ये सही है, क्या ये वैलिड रीजन है कि इसकी वजह से हो गया। ऑथर ने ये कहा कि अब ये पुरानी बातें हैं, अब तुरंत आप जो है कि इसे कर दीजिए। तो कोरोना का प्रभाव तो चल ही रहा था अभी, तो गवर्नमेंट के सामने भी एक प्रॉब्लम तो आ ही सकती है कि भाई ठीक है अभी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास तो आंकड़े नहीं हैं पूरे, हो सकता है उनके पास हो सकता है कोई और भी प्रॉब्लम से, एक बड़ा देश है, बड़े देश को चलाना है, तो अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपके सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र शासित सरकार जो कोई भी हो, अगर वो नहीं कर पाई है तो क्या वो पूरी तरह से गलत है, या उसके भी कुछ और भी काम हो सकते हैं, या और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनमें वो उलझे हुए हों जिसकी वजह से ना कर पाए हों। तो आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर के, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड दिस इज हाउ वी डील विद सच आर्टिकल्स। दिस इज द राइट अप्रोच टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो ठीक है, आप इसको करिए। मीनवाइल आई विल बी बैक सून। मीनवाइल जस्ट टू एंजॉय द सेशन, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए। विल मीट टुमारो। बाय बाय।